आज हम लोग सेकंड असाइनमेंट को देखेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक मंडल द्वारा दिया गया असाइनमेंट फिजिक्स का 12th फिजिक्स का असाइनमेंट है। उसकी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनका सॉल्यूशन हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा दिया गया असाइनमेंट प्रश्न शैक्षणिक सत्र 2020-21 का है। तो इसको आप लोग A4 कॉपी में बनाना है ना। और ये अक्टूबर माह का असाइनमेंट क्वेश्चन है 12th फिजिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट का पहला प्रश्न है, ओम का नियम क्या है? इस नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ओम का नियम लिखना है और इसके सीमाएं को लिखना है। तो ओम का नियम क्या है? तो जॉर्ज साइमन ओम्स ने 1828 में किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो सिरों के बीच का विभवांतर और धारा के बीच में संबंध स्थापित करने वाला एक नियम प्रतिपादित किया, जिसको हम ओम का नियम के नाम से जानते हैं। तो ओम का नियम क्या कहलाता है कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था कहने का मतलब है लंबाई और ताप और दाब में परिवर्तन ना हो तो उनके सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत सिंपल है। तो विभवांतर जो है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर इनके सीमाएं बोला गया, तो इनके मुख्य दो सीमाएं हैं। पहला है चालक तार में कोई विकृति नहीं होना चाहिए और चालक तार के ताप नियत होनी चाहिए, अर्थात चालक की तार के ताप में वृद्धि नहीं होना चाहिए, तब ये नियम लागू होता है। अर्थात इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन का भाग इजी है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, गणितीय प्रश्न है। तो प्रश्न में क्या बोला गया है? शून्य ताप पर एक चालक तार की प्रतिरोध x ओम है। तो शून्य ताप पर प्रतिरोध x ओम है। तो चलो मान लेते हैं 0 सेल्सियस पर चालक तार का प्रतिरोध, जिसको हम R0 कह सकते हैं, कितना है? x ओम दिया हुआ है। ठीक है। तो वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम होता है। तो माना कि अब इसे मान लेते हैं, माना कि T1 सेल्सियस ताप पर चालक तार का प्रतिरोध 3x ओम है। चलो मान लेते हैं T1 ताप पर है। ठीक है। और प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसको अल्फा कहते हैं, इसकी वैल्यू दिया हुआ है। अल्फा इक्वल्स टू कितना दिया है? अल्फा इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻³ -2 सेल्सियस पर, इतना दिया हुआ है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे आपको टी की वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला होता है, सूत्र है RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू निकालना है। तो R0 की RT की वैल्यू है 3x, R0 की वैल्यू है x, 1 प्लस अल्फा टी, x कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 3 1 प्लस अल्फा टी, 1 को इधर ट्रांसफर कर दें तो 3 - 1 इक्वल टू अल्फा टी। सो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू अल्फा टी। सो टी इक्वल टू होगा 2 अपान अल्फा। 2 अपान अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.4 इंटू 10⁻²। ठीक है। तो इतना सेल्सियस आपका मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए उधर 20 कर दें और ये 10 ऊपर जाके 10⁻² हो जाएगा सेल्सियस। ये होगा 5 इंटू 10⁻² सेल्सियस, दैट इज
सेल्सियस, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट में। दूसरा क्वेश्चन किरचॉफ का नियम दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में। तो क्या क्वेश्चन दिया है, किरचॉफ का नियम को स्पष्ट कीजिए, यानी किरचॉफ के नियम को लिखना है और इसके साथ विस्टीर्ण सेतु का सिद्धांत कि संतुलन अवस्था में आवश्यक प्रतिबंध बताना है। तो सिंपल से है, पहले किरचॉफ का नियम लिखेंगे। किरचॉफ ने दो नियम दिया था। पहला नियम ये कहलाता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर विभिन्न भागों से आने वाली धाराओं का, विभिन्न भागों से मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात जैसे यहाँ पर देख लें, ये मान लो एक संधि है जिसमें 5 अलग अलग दिशाओं से धारा आ रही है या जा रही है। तो उस स्थिति में इसका कुल बीजगणितीय योग यानी समेशन I का मान शून्य होता है, यानी कुल धाराओं का मान शून्य होता है। अर्थात ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी आवेश संरक्षण। तो यहाँ पे आवेश संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। तो यहाँ पे हम कैसे देखें, तो देखिए मान लेते हैं संधि की ओर आने वाली धारा को हम धनात्मक धारा मान लेते हैं। तो संधि की ओर आने वाली धारा हो जाएगा पॉजिटिव करंट। तो I1 जो है पॉजिटिव है, दूसरा I2 वो भी संधि की ओर आ रहा है, उसको मान लेते हैं वो भी प्लस है। लेकिन I3 जो है संधि से दूर जा रहा है, तो माइनस I3 हो जाएगा। और चौथा जो है संधि की ओर आ रहा है, यानी प्लस I4 हुआ। और लास्ट जो है 5 जो है संधि से बाहर जा रहा है। तो इन सभी का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू ट्रांसफर कर दे तो I3 प्लस I5 होता है। इसका अर्थ ये है संधि की ओर आने वाली कुल धारा बराबर संधि की ओर बाहर जाने वाली धारा है। तो आने वाली धारा बराबर बाहर जाने वाली धारा, यानी संधि पर कोई भी धारा या आवेश नहीं रुक रहा है, यानी इसका संधि पर जो धारा है वो शून्य है। तो ये हो गया पहला किरचॉफ का नियम। दूसरा नियम जो होता है वो द्वितीय नियम, जो बंद पास का नियम भी कहते हैं, इसको धारा का नियम भी कह देते हैं दूसरे भाषा में। तो दूसरा नियम क्या है, द्वितीय नियम बंद पास का नियम है। अगर विद्युत परिपथ में कोई बंद जाल है, तो कोई बंद जाल की बात करें तो उस बंद जाल में विभिन्न भागों पर प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, समेशन IR यानी धारा प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये द्वितीय नियम है। तो इसको समझने के लिए हम एक बार एक बंद पास की कल्पना कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कोई एक बंद पास है जिसमें एक प्रतिरोध और केवल एक बैटरी लगा हुआ है। चलिए इस प्रकार से पहले सिंपल से समझ लेते हैं इसको, उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं। एक प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध है R, एक बैटरी लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल है E। तो चूंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा है तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो इसमें इस प्रतिरोध के संगत जो धारा बह रही है वो I है। तो प्रतिरोध और धारा का बीजगणितीय योग I into R, क्योंकि एक ही है यहाँ पे और नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं समेशन IR इक्वल टू IR भी होगा। और समेशन E को देखें तो एक ही बैटरी लगा हुआ है इसलिए E, तो इसको बराबर कर दे तो E इक्वल टू IR मिलेगा इस परिपथ के लिए। ये किरचॉफ का नियम। अब इसी परिपथ को बड़ा कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पे दो बैटरी को लगा देते हैं और दो प्रतिरोध को लगा देते हैं। चलिए ये दो बैटरी हमने लगा दिया, तो दो बैटरी लगाएं, ये E1 और ये है E2।
ये प्रतिरोध है R1। दो बैटरी E1 और E2, हम अपने अनुसार से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। हम यहाँ से चलते, चलिए स्पीड के अनुसार से चलें। तो यहाँ से धारा जो पहले बैटरी निकल रही है उससे हम ले लेते हैं I1 धारा, और यहाँ से निकलने वाली धारा है I2। तो अगर हम यहाँ से देखें तो E1 को बेस मान के चले तो E1 के तुलना में E2 जो है विपरीत दिशा पर है, दोनों एक साथ है, इसलिए समेशन E इक्वल टू निकालेंगे तो E1 माइनस E2 निकलेगा। इसके लिए E1 माइनस E2। अब हम करंट को देखें तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये I1 की धारा की दिशा होगा, लेकिन I2 की दिशा में ये नहीं होगा। तो धारा देखो इस दिशा पर I1 प्रवेश करता है तो I2 दूसरी दिशा में देखिए, जहां से बैटरी का नियम होता है, कोई भी बैटरी अगर हम यूज करें तो बैटरी के पॉजिटिव से जितनी करंट निकला हुआ है नेगेटिव उतनी करंट प्रवेश करेगा, जितना निकला हुआ है उतना ही नेगेटिव में जाएगा। अर्थात इधर कितना भी उसको धारा मिले या कितना भी धारा दूसरे में चला जाए, लेकिन पॉजिटिव से जितना धारा निकलेगा उतनी ही धारा नेगेटिव में प्रवेश करेगा, ये नियम है। तो उसी का आधार पर देखिए, यहां से निकलने वाली धारा I1 है तो इधर से जाने वाली धारा I1 ही होगा। सिमिलरली यहाँ पर I2 धारा जा रही है तो इधर से भी I2 धारा ही जाएगा। तो इस स्थिति में अगर हम देखें, इसके डायरेक्शन में देखें तो I1 तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन I2 इस डायरेक्शन के विपरीत है, यानी नेगेटिव मिलेगा। अर्थात समेशन IR अगर हम निकालें तो I1 इंटू R1 होगा धारा गुणित प्रतिरोध, माइनस ऑफ I2 इंटू R2। क्यों माइनस है I2? क्यों? क्योंकि I2 विपरीत डायरेक्शन में है। तो समेशन IR हो गया। अब इस नियम का उपयोग करें तो E1 माइनस E2 इक्वल टू होगा I1 R1 माइनस I2 R2। तो ये है किरचॉफ का दूसरा नियम। लेकिन इस प्रश्न में केवल नियम लिखना था, क्या समझते हैं समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। सेकंड पार्ट है विट-सेतु का सिद्धांत। तो विट-सेतु का सिद्धांत क्या होता है? यदि हम चार प्रतिरोध को किसी विद्युत परिपथ के कोई ऐसे बना ले कि एक चतुर्भुज के चारों भुजाओं में लगा देते हैं, ऐसे परिपथ तैयार करें कि चतुर्भुज के चारों भुजाओं में चार अलग अलग प्रतिरोध को रखते हैं और इसके दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण में धारामापी को और दूसरे विकर्ण में स्रोत को लगा देते हैं, विद्युत स्रोत को, यानी विद्युत वाहक बल E को लगा देते हैं। ठीक है, तो इस ब्रिज को कहा जाता है व्हीटन सेतु, इस सेतु को कहा जाता है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है इसको। तो इस प्रकार से कर दिया जाए, और अगर ये संतुलित है, संतुलित अवस्था का मतलब है इस धारामापी में प्राप्त धारा जो IG है इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। इस धारामापी में जो धारा जा रही है IG, इसका मान 0 होना चाहिए, तब इसको हम संतुलित अवस्था कहेंगे। तो संतुलित अवस्था में सेतु के संतुलित अवस्था में किन्हीं भी दो संलग्न दो भुजाओं का, जैसे हम ये दो भुजा के ले लें P और Q, ये संलग्न भुजा का अनुपात बाकी दो भुजाओं के अनुपात में होंगे, यानी नेक्स्ट संलग्न भुजाओं के अनुपात में होंगे। कहने का मतलब है P बटा Q बराबर R बटा S प्राप्त होगा, या हम इसको ले लें तो P बटा R बराबर Q बटा S मिलेगा। तो इस प्रकार से होगा, यही इसकी आवश्यक प्रतिबंध है। तो अब हम इस आवश्यक प्रतिबंध या इस सिद्धांत को आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए इसमें स्टार्ट करते हैं। चलिए मान लेते हैं इस बैटरी से I धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, तो इस सिरा पर यहाँ पर आने के बाद इसको बिंदु A कह देते हैं। पॉइंट A पर आने के बाद इसको धारा की दो दिशाएं मिल जाएंगी, एक धारा इस दिशा पर जाएगा, दूसरा यहाँ पर, यानी यहाँ पे किरचॉफ के नियम अनुसार से आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा होगी। तो आने वाली धारा I है और जाने वाली धारा दो धारा होगा, एक I1 और एक है I2। मान लेते हैं P की ओर I1 जा रहा है और Q की ओर I2 धारा प्रवेश कर रही है। तो फिर इसके बाद बिंदु B पर पहुंचेगा, इस बिंदु पर पहुंचेगा I1 धारा, तो इसको भी जाने के लिए दो दिशाएं मिलेंगी,
एक जो है धारामापी की ओर जा रही है और एक जो जाएगा आर की ओर। तो मान लेते हैं धारामापी की ओर धारा Ig जा रहा है, तो आर की ओर जाएगा I1 माइनस Ig। इस दिशा पर जाने वाली धारा I1 माइनस Ig होगा। उसी प्रकार यहां पर देखो ये बिंदु C, बिंदु D पर अगर हम देखें तो बिंदु D पर आने वाली धारा I2 है, लेकिन जाने वाली धारा दो धारा होगी, एक तो होगा Ig की ओर धारामापी की ओर और एक होगा S की ओर। तो S की ओर मान लेते हैं इधर Ig जा रही है, इधर जाएगा I2 माइनस Ig, I2 माइनस Ig। किरचॉफ का नियम लगाते हुए यहाँ पे कर दें और ये दोनों धारा यहाँ पर मिलकर फिर I बन जाएगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये सेतु के बारे में कुछ हो गया। अब चलिए इसको स्टार्ट बनाते हैं आगे के क्वेश्चन में। अब देखिए BC पर जाने वाली धारा BC न लेके R पर प्रवाहित होने वाली धारा, प्रतिरोध R पर प्रवाहित होने वाली धारा, कौन सा धारा बहेगा? ये होगा I1 माइनस Ig। उसी प्रकार प्रतिरोध S पर प्रवाहित होने वाली धारा कितना है? I2 माइनस Ig। अब संतुलन अवस्था में संतुलन अवस्था मतलब Ig का मान 0 है, Ig इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगा? R पर प्रतिरोध होगा I1 और S पर प्रतिरोध होगा I2। ठीक है, अब किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो किरचॉफ के नियम से यहीं पर अगर हम देखें R पर प्रतिरोध प्रवाहित धारा होगा धारा हो जाएगा आपका I1 संतुलन अवस्था में और S पर प्रवाहित होने वाली धारा होगा I2। इक्वेशन क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे किरचॉफ का दूसरा नियम का उपयोग करते हैं, किरचॉफ का हम द्वितीय नियम का उपयोग करते हैं। तो पहले बंद जाल, उसके लिए बंद पास की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक बंद पास ले लेते हैं। बंद पास ABDA में ABDA ये वाला बंद पास लेते हैं, इसकी डायरेक्शन भी हम इस प्रकार से ले लेते हैं। बंद पास के नियम अनुसार से इस दिशा पर ऐसे हम ले लेते हैं। तो इसके आधार पर A से B की ओर जाएंगे तो I1 धारा है, B से D की ओर जाएंगे तो Ig धारा है, D से A की ओर जाएंगे तो I2 धारा है। तो इस प्रकार से धारा और प्रतिरोधों का बीजगणितीय द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम में क्या होता है? समेशन E इक्वल टू समेशन IR, ये फॉर्मूला है। तो समेशन इस बंद पास में कोई बैटरी नहीं है, इस बंद पास में देखिए कोई बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है तो विद्युत वाहक बल इसका शून्य होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर प्रतिरोध और धारा का गुणनफल करें, यानी A से B की ओर जाएंगे तो प्रतिरोध है P और धारा है I1, प्रतिरोध है P और धारा है I1। B से D पर जाएंगे तो प्रतिरोध है G, मान लेते हैं G है, धारामापी का प्रतिरोध G है और धारा है Ig। अब D से A की ओर आएंगे तो धारा प्रतिरोध है Q, प्रतिरोध है Q और धारा है माइनस I2। माइनस क्यों? क्योंकि ये इस दिशा पर जा रहा है ना कि ऊपर की ओर आ रही है, तो इसलिए माइनस डायरेक्शन हो जाएगी। जहां पर G जो है धारा मापी का प्रतिरोध है, G जो है धारा मापी का प्रतिरोध है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देखिए, इसको माइनस को यहां ले आए तो प्लस हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा Q इंटू I2 इक्वल टू PI1 प्लस GIG, जहां पर
संतुलन स्थिति ले लें, संतुलन स्थिति ले लें तो Ig का मान हो जाता है 0। तो Ig का मान 0 कर दिया जाए तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यही समीकरण बन जाएगा Qi2 = Pi1, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं। बंद पास CBDC में अब हम ये वाले बंद पास को उपयोग करते हैं C से D की ओर, C से D होते हुए C की ओर हम यूज करते हैं। तो जैसे पहले बंद पास ये वाला लिए थे, इसमें कोई बैटरी नहीं था, वैसे यहाँ पर भी कोई बैटरी नहीं है। तो कोई बैटरी नहीं है अर्थात वहां पर भी समेशन E की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम क्या है, समेशन E = समेशन IR से। तो यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, मतलब ये भी 0 हो जाएगा। अब यहां से जाए C से B की ओर जाएंगे तो धारा आपको मिलेगा -I1, इस दिशा पर आएंगे तो -I1, क्योंकि संतुलन स्थिति में है, और प्रतिरोध है R, प्रतिरोध है R। क्लियर हो गया ये? चलिए पूरे ही ले लेते हैं धारा को, बाद में संतुलन स्थिति देखेंगे। -I1 -Ig × R, इसमें जो धारा इतना है और प्रतिरोध ये है, लेकिन डायरेक्शन इसका उल्टे है, इसलिए माइनस है। फिर यहाँ पे आएंगे तो धारा है Ig, प्रतिरोध है G। अब इस दिशा पर जाएंगे तो धारा है I2 -Ig और प्रतिरोध है S। ठीक है, तो देखिए धारा इसकी उल्टी था, इसलिए इसको पूरे को नेगेटिव कर दिए, बाकी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये द्वितीय नियम से। अब संतुलन स्थिति ले लेते हैं। संतुलन स्थिति में अगर लिया जाए तो Ig का मान होता है 0। तो Ig का मान 0 कर दिया जाए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात -I1 × R, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा +I2 × S। इसको भी इधर ले आए, ये माइनस के इधर ले आए, तो I1 R = I2S। ये इक्वेशन नंबर 3, तीसरा इक्वेशन। तो दूसरा और तीसरा की तुलना करें, अर्थात दोनों को भाग दे दें, तो आपको क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा देख लीजिए, इसको उल्टा करके भाग देते हैं, यानी I2S = I1R है, इक्वेशन 3 इसको ले लें। तो ये थर्ड और सेकंड का भाग दिया जाए, दोनों को भाग दे दें, तो आपको क्या मिलेगा? तो देखिए I2S / I2 × Q बराबर I1R / I1P। तो यहाँ I2 कैंसिल, यहाँ पे I1 कैंसिल हो जाएगा, और इस स्थिति में अगर हम देखें तो S/Q बराबर R/P। इसको त्रिज्या गुणा कर लें, इसको यहाँ और पक्षांतर कर दें, तो P/Q = R/S हो जाएगा। तो यही इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, कोई 4 अंतर लिखने को दिया है। तो देखिए विद्युत वाहक बल और विभवांतर। विद्युत वाहक बल क्या किसी सेल के लिए उपयोग होता है, सेल के अधिकतम विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी एकांक धनावेश को किसी सेल के पूरे परिपथ में ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन विभवांतर होता है किसी भी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर, या दूसरे भाषा में कहें एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसको हम विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पे 4 अंतर देखें तो यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच जो अधिकतम विभवांतर होता है हम उसको विद्युत वाहक बल कहेंगे।
जबकि विभवांतर होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं में विभव में अंतर को कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखो विद्युत परिपथ अगर भंग हो जाए तो भी विभवांतर का विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है, लेकिन परिपथ भंग हो जाने से विभवांतर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तीसरा है विद्युत वाहक बल जो है प्रतिरोध पर निर्भर करता है, जबकि विभवांतर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। विद्युत वाहक बल के कारण किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जबकि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विभवांतर उत्पन्न होता है। अब विभवांतर जो होता है बड़ा, विभवांतर से विद्युत वाहक बल बड़ा या बराबर होता है, जबकि विद्युत वाहक बल हमेशा विभवांतर विद्युत वाहक बल से हमेशा छोटा होता है। तो इस प्रकार से ये चार अंतर इसमें होते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम और कूलॉम के नियम की तुलना कीजिए। तो चलिए बायो-सेवर्ट का नियम देख लेते हैं। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है? 1820 में ओस्टेड के प्रयोग के बाद बायो-सेवर्ट ने इसका नियम दिया था। ओस्टेड ने यह बताया कि किसी धारावाही तार में चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग, मैक्सवेल और एम्पियर ने इसकी दिशा निर्धारित किया और इसका मान निर्धारित किया बायो और सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने। तो दोनों वैज्ञानिकों मिलकर एक नियम बनाया जिसको हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? तो किसी धारावाही चालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे चालक में अगर छोटा सा एक अल्पांश ले लें और अल्पांश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निर्धारित करें, तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B का मान किस पर निर्भर करेगा? ये डिपेंड करता है। देखिए चलिए मान लेते हैं इसमें छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं dl, जो चुंबकीय क्षेत्र इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र dB बनता है। तो dB क्या क्या पर निर्भर करेगा उसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले dB जो है प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB इज प्रोपोर्शनल टू I के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा है अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी dB इज प्रोपोर्शनल टू dl। इसके बाद चौथा अल्पांश बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये अल्पांश और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये वाला, इनके बीच का जो कोण बनता है यानी थीटा जो बन रहा है, ये वाले थीटा, इसके j मतलब होता है साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये हमें कह सकते हैं। अब चौथा अल्पांश बिंदु की मध्य दूरी कौन सा है? r है। इस r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी dB इज इंटर प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ये चार नियम इन्होंने बनाया बायो और सेवर्ट ने। तो बायो-सेवर्ट का नियम इसको कहा जाता है। तो इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर होगा। इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, अनुपातिक नियतांक लगाएंगे dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, जहां पर k कोई अनुपातिक नियतांक है और ये अनुपातिक नियतांक निर्भर करता है मापन की पद्धति पर और माध्यम पर। दो चीज पर निर्भर करता है, मापन की पद्धति और मात्रक पर, मापन की पद्धति और माध्यम पर। तो दोनों का देख लीजिए, मान लेते हैं वायु या निर्वात माध्यम रखें, निर्वात माध्यम रखें और SI पद्धति कर दें, SI या MKS पद्धति कर दें, तो k की वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू होता है 10 की घात -7 इकाई, 10 की घात 7 इकाई होता है। ठीक है,
तो हम इसी पे देखेंगे। इसको अगर हम रख दिया जाए तो dB इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब चूंकि एसआई यूनिट लिया है तो dB वैल्यू होगा टेस्ला, टेस्ला, और इसको टी कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया बायो सेवर्ट का नियम। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए पांचों क्वेश्चन ले लेते हैं। पांचों क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था तुलना करना, बायो सेवर्ट के नियम और कूलाम के नियम की तुलना करना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बायो सेवर्ट का नियम क्या कहलाता है कि किसी धारावाही तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाही चालक तार में अगर एक छोटा सा अल्पांश ले तो अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना मिलता है dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, जस्ट पहले वीडियो में देखें। तो इनके बीच ये होता है, जबकि कूलाम का नियम व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। कूलाम का नियम क्या कहता है कि कोई बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ये हो जाएगा dE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ अपॉन आर स्क्वायर में, जहां पर dQ जो है आवेश घटक है और यहाँ पर IDL जो है वो धारा अवयव है, धारा अवयव और वो आवेश अवयव है। तो इस प्रकार से ये दोनों नियम है। अब इन दोनों नियम में समानता भी है और असमानता भी है। तो पहले समानता देख लेते हैं। तो समानता सबसे पहले क्या, दोनों क्षेत्र जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पर भी आर स्क्वायर, यानी व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन कर रहा है, पहला। दूसरा, दोनों क्षेत्र दीर्घ परास क्षेत्र है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं है, ये दीर्घ परास रेंज है। जैसे उदाहरण के तौर पर न्यूक्लियर फोर्स जो होती है, नाभिकीय बल जो होता है वो लघु परास होता है, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर मीटर दूरी तक ही वो काम करता है, जबकि ये जो है दीर्घ परास में भी काम करता है। तो ये दोनों जो है दीर्घ परास क्षेत्र होता है। दोनों ही अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। अब दोनों में ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहने का मतलब क्या है, इसका जो आवेश घटक होगा IDL है, ये अवयव है बायो सेवर्ट में, लेकिन इसमें कौन सा है, DQ है। DQ यहाँ पर आवेश अवयव है। ठीक है, दोनों देख लीजिए, दोनों अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे लगता है। अर्थात ये हम ये कह सकते हैं कि अध्यारोपण का कहने का मतलब ये है, अगर कोई विद्युत धारा है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र भी होगा। इस प्रकार से अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है। तो दोनों में ये समानता है। अब असमानताएं को देखिए, तो असमानता में देखो, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कह दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र यानी बायो सेवर्ट का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र या बायो सेवर्ट के नियम में एक सदिश स्रोत जो है धारा अवयव IDL है। IDL एक धारा अवयव है जो सदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र में या कूलाम के नियम में DQ जो होता है वो अदिश राशि होता है, आवेश जो है वो अदिश राशि है। ये पहला इसमें असमानता है। फिर स्थिर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापन सदिश अनुदिश स्रोत एवं बिंदु को मिलाने वाली रेखा के स्रोत के अनुदिश होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र, देखिए यहाँ पर ये आवेश है, ये आवेश और ये बिंदु, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के सदिश उसी दिशा पर तीव्रता होती है, उसी दिशा पर विद्युत क्षेत्र होता है। अगर ये प्लस है तो इस प्रकार से होगा, माइनस है तो अंदर की ओर होगा, मतलब उसी दिशा पर आपको मिलेगा, ये अनुदिश होगा। जबकि चुंबकीय क्षेत्र ने यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी दिशा कहाँ पर होती है, तो दिशा देख लीजिए इस प्रकार से, ये धारा प्रवाहित हो रही तो दिशा अभिलंबवत ब्लैक बोर्ड के अंदर होगा। इसके अनुसार से ब्लैक बोर्ड के अभिलंबवत अंदर की ओर होगा। यहाँ पे अंदर को दर्शाने के लिए क्रॉस कर दर्शाया गया है, डॉट बाहर की ओर होता है, यानी अभिलंबवत पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर की ओर है यहाँ पे, यानी इसके अभिलंबवत है। तो इसी में लिखा गया है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है विस्थापन सदिश और धारा अवयव इनके जोड़ने वाली तल के
अभिलंबवत होती है, अभिलंबवत होती है। अगर इसकी डायरेक्शन धारा की दिशा उल्टी हो जाए तो ये अभिलंबवत बाहर की ओर होगा, और धारा की दिशा ऊपर है तो अभिलंबवत अंदर की ओर है। तो इस प्रकार से ये दूसरा अंतर होता है। तीसरा देखो, चुंबकीय क्षेत्र परिणाम धारा अवयव और विस्थापन सदिश के बीच का, चुंबकीय क्षेत्र यानी ये वाला हो गया, इसमें धारा अवयव और मिलाने वाली रेखा इनके बीच के कोण पर निर्भर करता है, जबकि इसमें कोई कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। इस प्रकार से असाइनमेंट के पांचों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया होगा तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।